नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कोई स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जून 2020 का क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसे हम सॉल्व करेंगे और आप लोग इसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो भी क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं और आंसर उन्हें भी पता चल जाएगा। जैसे प्रारंभिक वैदिक काल में बृहस्पति कौन था, तो इसका सही उत्तर है योद्धा समूहों के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी, जो इनका लीडरशिप करता था वह अधिकारी होता था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। और अब अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। चंदना ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। अगर हम तीसरे क्वेश्चन में जाते हैं तो स्त्री धर्म शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है, वह अर्थशास्त्र में हुआ इसका सर्वप्रथम उल्लेख। किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मामूलनार इसका करेक्ट आंसर है। प्रवातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 कनिष्क और कड़फिसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए इसका सही उत्तर है। अगर हम देखें रबातक अभिलेख, यह अफगानिस्तान के बगलान प्रांत स्थित रबातक नामक स्थान पर काफिर का किला नामक स्थान पर एक पहाड़ी से 1993 में इस अभिलेख की खोज की गई। इस अभिलेख में कनिष्क को एक महान उद्धारक धर्मपरायण सम्राट के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा कहा गया है कि इसने नाना यानी पश्चिम एशिया में पूज्य एक देवी से एक राज्य प्राप्त किया जो देवी होती थी। इसे उसे सम्राटों का सम्राट तथा देवपुत्र कहा गया है। इस अभिलेख में कनिष्क को रबातक अभिलेख में कहा गया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर आगे देखें तो 6 में निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है, तो इसका करेक्ट आंसर है अलबर्नी। अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय भी दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को, जिसे गुप्त संवत या वल्लभी संवत के नाम से भी जाना जाता है, इस नए संवत का प्रवर्तन चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के समय 319 एडी में गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में हुआ है। संवत की स्थापना वर्ष संबंधी सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य अलबर्नी का कथन है। वह कहता है गुप्त संवत का प्रारंभ शक संवत के 241 वर्ष बाद हुआ है। इस प्रकार गुप्त संवत का प्रारंभ में हुआ। आपका क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का यह शिकायत किससे कर रहा था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है काजी मुगीसुद्दीन। जैसे कि अलाउद्दीन ने शांति को विकास के लिए विनाश बताया, जबकि युद्ध को व्यक्ति समाज और साम्राज्य के लिए अनिवार्य बताकर लगातार युद्ध नीति का अवलंबन करता रहा। आगे चलकर अकबर एवं मुसोलिनी ने भी इसी मत को समर्थन दिया। मुसोलिनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसे एक स्त्री के लिए मात्र सुख अनिवार्य है, वैसे ही राज्य के लिए युद्ध। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से कहा था कि राज्य के हित के लिए जो निर्णय लेना आवश्यक होगा वह लिया जाएगा, भले ही वह शरअ के अनुकूल हो या प्रतिकूल। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सब जानते ही हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सती का पहला यानी सती प्रथा का पहला अभिलेखित साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हर 2 या 3 साल में ये क्वेश्चन टकराता रहता है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है यह। तो आपका करेक्ट आंसर है भानुगुप्त का ऋण स्तंभ लेख, यानी सती का पहला अभिलेखित साक्ष्य भानुगुप्त का ऋण स्तंभ लेख में मिलता है। ऋण अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। प्राचीन नाम इसका
अरेकिण था। इसे समुद्रगुप्त का भोगनगर कहा गया है। समुद्रगुप्त की दानवीरता की तुलना पृथु तथा राघव से तथा त्रुष्ट होने की तुलना कुबेर तथा यमराज से की गई है। और आपका क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखें तो बुरंजी का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3, यानी असम के रिकॉर्ड वंशावली। बुरंजी का अर्थ होता था असम के वंशावली रिकॉर्ड से। बुरंजियों ने न केवल अहोम साम्राज्य का वर्णन किया है बल्कि पड़ोसियों और जिनके साथ अहोम साम्राज्य के राजनयिक और सैन्य संपर्क थे, राजेश्वर सिंघा के शासनकाल के दौरान कीर्तिचंद बुखरुआ के पास कई बुरंजियाँ थी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में जाएं तो हम निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत सिक्के जारी किए थे, तो आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की प्रमुख विशेषता थी, किस राजवंश की थी, तो आप लोग जानते हैं चालुक्यों की। चालुक्य काल में प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी इस राजवंश की विशेषता है। चालुक्य रानियां विदुषी तथा दानशील होती थी तथा प्रशासन में हिस्सा लेती थी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो खरोष्टी लिपि में लिखित धम्म पद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर है खोतान। खरोष्टी लिपि में लिखित धम्म पद की पांडुलिपि खोतान से प्राप्त होती है। खोतान पूर्वी हान वंश के काल में एक सामान्य साम्राज्य था। भारत के साथ इसका अत्यंत घनिष्ठ संबंध बहुत दिनों तक बना रहा। खोतान के मार्ग से ही बौद्ध धर्म चीन पहुंचा। एक समय खोतान बौद्ध धर्म की शिक्षा का बड़ा केंद्र था। वहाँ भारतीय लिपि तथा प्राकृत भाषा प्रचलित थी खोतान में। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलें तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तनका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू की थी। तनका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण करने की प्रथा किसने की, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 इल्तुतमिश है। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं हम। सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर ज़कात खत्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। वह सुल्तान कौन था, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सिकंदर लोधी आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर सिकंदर लोधी है। सिकंदर लोधी आपका करेक्ट आंसर है। अगर और हम देखें तो अमृत कुंड, जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यासों और प्रयोगों का वर्णन किया गया है, यह ग्रंथ फारसी में किस नाम से अनुवादित किया गया है, तो इसका आपका सही आंसर है नूर सिपहिर। नूर सिपहिर आपका सही आंसर है। आप लोग इसे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। मुगल शासक सिंध की घुमंतु पशुपालक जनजातियों को नियंत्रित करना चाहते थे क्योंकि साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए वे उन्हें स्थानबद्ध बनाना चाहते थे, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ें तो निम्न में से किस मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शिफा का निर्माण कराया था, यानी अस्पताल का निर्माण कौन करवाया था, तो यह है आपका महमूद खिलजी। महमूद खिलजी इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम महमूद खिलजी के बारे में चर्चा करें तो मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक महमूद शाह प्रथम था, जिसका शासनकाल 1436 से 1463 था। महमूद शाह की मिस्र के खलीफा ने सुल्तान के रूप में मान्यता दी थी। मेवाड़ के राजा कुम्भा से हुए युद्ध में दोनों पक्ष अपने अपने विजय का दावा करते थे।
इस विजय के उपलक्ष्य में महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ स्थापित करवाया। उसने मांडू में चिकित्सालय एवं आवासीय महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। अगर देखें तो फरिश्ता के अनुसार सुल्तान महमूद विनम्र, साहसी एवं विद्वान शासक था। उसकी हिंदू मुस्लिम प्रजा संतुष्ट थी। इस सुल्तान का रण शिविर घर तथा युद्ध मैदान आरामगाह था। महमूद ने मांडू में दार उल हदीस की स्थापना की थी। 1511 में महमूद शाह द्वितीय सुल्तान बना और उसने चंदेरी के मेदिनी राय को प्रधानमंत्री का पद दिया। यानी महमूद शाह द्वितीय की मैं फिर अब बात कर रहा हूँ। अगर हम आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में संगीत के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा सुल्तान कवि को गंधर्व की उपाधि से संबोधित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सुल्तान हुसैन सरकी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर आप आगे क्वेश्चन है, बाबर का ध्यान इस तथ्य की ओर किसने आकर्षित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नियुक्त किया गया था किसे? शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ें तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृत्तांत दिया गया है और जिसके रचयिता ने उसे जहांगीर को भेंट किया था? तो किसमें? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है, अखबार उल अखयार आपका करेक्ट आंसर है। हम आगे बढ़े तो निम्नलिखित में से किस शहजादे अमीर के पुस्तकालय में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल शैली में शहनामा की सचित्र प्रति तैयार करवाई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है 4 यानी अब्दुल रहीम खान ए खाना। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम देखें तो कीमती पत्थरों को तराशने की गति को बढ़ाने के लिए बेल्ट ड्राइव के इस्तेमाल की जानकारी सबसे पहले किस यात्री के विवरण में मिलती है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ट्रेवनियर और फ्रायर इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण एक जगह मिलता है? तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, भक्तमाल इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम भक्तमाल के बारे में चर्चा करें तो भक्तमाल में सबसे पहली मध्यकालीन भक्तों का विवरण एक जगह मिलता है। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान है। भक्तमाल नाभा दास की कृतियों में एक है, यानी भक्तमाल की रचना किसने की थी? नाभा दास ने। अष्टयाम भक्तमाल राम भक्ति संबंधी स्फुट पद नाभा दास की 3 कृतियां हैं। इन 3 कृतियों में नाभा दास की कीर्ति का मूल आधार भक्तमाल ही है। भक्तमाल इसका मतलब फेमस रचना है। भक्तमाल की प्राचीनतम प्रति का निर्माण अभी तक नहीं हो सका और न ही इस ग्रंथ का वैज्ञानिक संपादन ही हुआ है। अतः मूल रूप में इसका क्या आकार था यह नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वानों के अनुसार इसमें माला के मनकों के समान 108 छंद थे, परंतु 1770 की प्रति में इसकी छंद संख्या 194 है। प्रियादास की प्रसिद्ध टीका 214 पद दिए गए हैं और आचार्य शुक्ल इसमें 316 छंद मानते हैं। धर्मपरायण समाज में भक्तमाल रामचरित के समान ही लोकप्रिय रहा है। हिंदी में जीवनी साहित्य का यह पहला ग्रंथ है। अगर हम आगे की ओर देखें तो तमिल सिद्धों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, जो कि सही नहीं है इसका। तमिल सिद्धों का मुख्य केंद्र तोडुनाई और पंडिनाडु था, ये इसका आंसर है, जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो 27वां क्वेश्चन है, 1914
में भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते थे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, पंजाब, नेपाल और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत। अगर हम देखें तो चर्चा करें इसका, तो 1914 तक भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही पंजाब, नेपाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के क्षेत्र से आते थे। ब्रिटिश भारतीय सेना 1947 में भारत विभाजन से पहले भारत में ब्रिटिश राज की प्रमुख सेना थी। पहली सेना, जिसे आधिकारिक रूप से भारतीय सेना कहा जाता था और उसे 1895 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, प्राथमिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं में बंगाल प्रेसिडेंसी के मुसलमानों को भर्ती किया गया था, जिसमें बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम शामिल थे, तथा ऊंची जाति के हिंदुओं को अवध ग्रामीण मैदानों से भर्ती किया गया। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। राष्ट्रद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124(1) को एक्ट द्वारा भारतीय संहिता में कब समाविष्ट किया गया? तो अगर हम देखें तो 124 को, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 1870 सही है, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें तो 1850 में भारत में बड़े पैमाने के उद्योग के उदय के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समुदाय पश्चिमी तट से निर्यात योग्य 2 प्रमुख वस्तुओं कपास और अफीम का व्यापार करता था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? पारसी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की देखें तो निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था? लाहौर प्रस्ताव से कौन नहीं जुड़ा था? तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 खिजर हयात खान इसका करेक्ट आंसर है, जो कि नहीं जुड़े थे मुस्लिम लीग से। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिकतावादी उर्दू पत्रिका तहजीब उल अखलाक प्रकाशित की? कौन थे वो? तो आपके सैयद अहमद खान। प्रकाशित किसने किया था? सैयद अहमद खान, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखें तो निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है महेंद्र लाल सरकार। इस क्वेश्चन का छोटा सा विवरण आपको इसमें भी मिला था, जो 2021 नेट एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो थोड़ा डीप था। अगर इसमें चर्चा करें तो महेंद्र लाल सरकार भारत के एक चिकित्सक, समाज सुधारक तथा वैज्ञानिक चेतना के प्रसारक नेता थे। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना उन्होंने ही की थी। वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के दूसरे स्नातक मेडिकल डॉक्टर थे। यद्यपि इन्होंने एलोपैथी की शिक्षा ली थी, इन्होंने होम्योपैथी को अपनाया और उसी के माध्यम से चिकित्सा की विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जनता के लिए नियमित व्याख्यान और प्रदर्शनों की व्यवस्था की गई थी। सरकार ने 19वीं सदी के भारत में महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, जब महिलाओं की शिक्षा दुर्लभ थी। उदाहरण के लिए वह कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के बजाय मद्रास मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा के अध्ययन को आगे बढ़ाने के अबला बोस के फैसले के समर्थक थे, जहां महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। हम आगे की ओर देखें तो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल अलग अलग दिशाओं में जाएगा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा साल 2 साल में पूछता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सब जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर 4 H.H. रिजले। H.H. रिजले इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएं तो निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? भूला भाई देसाई।
भोला भाई देसाई इसका करेक्ट करेक्ट आंसर है। अगर हम इस पे चर्चा करें तो आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त तीन अधिकारी मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल व कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इसके बचाव पक्ष के रूप में कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज समिति की गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में लीडरशिप में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो निम्नलिखित में से कौन से एक आर्य समाज के आदर्श नहीं था तो इसका शास्त्रीय वर्ग के प्राधिकार में विश्वास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आप सब जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर 1 1927 करेक्ट है। अगर हम इसमें चर्चा करें तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। महिलाओं व बच्चों के लिए शैक्षिक प्रयासों में सुधार करने के लिए मार्गरेट कॉजिन्स के द्वारा 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः भारत को कब सौंपा? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1954 में सौंप दिया था भारतीय प्रशासन को। अगर इसमें चर्चा कर रहे तो स्वतंत्रता के बाद भी 3 भारतीय क्षेत्र पांडिचेरी यानी चेन्नई के पास, चंद्रनगर कलकत्ता के पास तथा माही कालीकट के पास पश्चिमी तट पर फ्रांसीसियों के अधीन थे। एक लंबी संधि वार्ता के बाद फ्रांसीसियों ने नवंबर 1954 में तीनों भारतीय क्षेत्रों को भारत को सौंप दिया और भारत के साथ फ्रेंच भारत की विधि सम्मत संघ 1962 तक नहीं हुई, लेकिन 1962 में पेरिस में फ्रांसीसी सांसद ने भारत के साथ संधि की पुष्टि की। उसके बाद यह आधिकारिक तौर पर किया गया था। इस क्षेत्र के इसके साथ भारतीय मिट्टी पर 185 वर्ष पुराना फ्रांसीसी शासन खत्म हो गया। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद विलय हस्ताक्षर किया था? तो आप सब जानते हैं जोधपुर इसका करेक्ट आंसर है। यानी जोधपुर के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हम अगर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो निम्नलिखित में से 1936 में निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंदर गठित किया था? यानी कांग्रेस के अंदर ही अंतर्गत गठित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आरपी दत्त और ब्रेन ब्रडले। आरपी दत्त और ब्रेन ब्रडले इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक न्यूनसेट एक्ट के अनुसार जूट मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाया गया था। यह अधिनियम बंगाल काउंसिल द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1863। 1863 इसका करेक्ट आंसर है। भारत की नवपसार संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। यानी क्या पाया गया? घिसकर और पालिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण और आपका खेती से उपजाए गए जौ और मटर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। इसमें बात करें तो घिसकर प्रस्तर उपकरण और खेती से उपजाए गए मटर भारत की नवपसार संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया? घिसकर और पालिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण और खेती से उपजाए गए जौ मटर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महापसार संस्कृति से निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 3
3 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। ABDE यानी कि घोड़े के औजार और उपकरण, लोहे के औजार और उपकरण, सॉरी, फिर आपका घोड़े, फिर सार्कोफेगी, फिर डॉल्मेन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं? तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या है? A, B और C इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि क्या मिले? धौली, जौगढ़ और सन्नती, ये इसके करेक्ट आंसर हैं। हम आगे बढ़ें तो इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन से महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख मुख्य लक्षण हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि बुद्ध की प्रतिमा की पूजा, फिर स्थानीय पंथों का आत्मसातीकरण, फिर बोधिसत्व की अवधारणा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का किन अन्य नामों से जाना जाता था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, देवगुप्त और देवराज इसका करेक्ट आंसर है। AB देवगुप्त और देवराज इसका करेक्ट आंसर है, जिसका विवरण आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो देखें तो निम्नलिखित में से मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार कौन कौन हैं? तो आपके ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कुल्लुक और मेघातिथि इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका पार्ट 2 भी आएगा। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर बताएं इसका पार्ट 2 लाया जाए कि ना लाया जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। यह पहला वीडियो था मेरा UGC नेट हिस्ट्री के लिए। आप लोग तैयारी करते रहें और खूब आगे बढ़ें, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों को अच्छे अंक आएँ और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो या फिर दूसरा अटैम्प्ट हो तो आपको इस बार क्लियर होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। धन्यवाद।